एज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि यूकेजी ने जो भी चेंजेस किए हैं, उस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किलों से दो-चार हो रहे हैं, उनके रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, वेरिफ़िकेशंस हो रही हैं। तो अदर देन यूके अगर कोई स्टूडेंट यूरोप के लिए जाना चाहता है स्टडी के लिए, तो उसकी नेक्स्ट स्टडी डेस्टिनेशन हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उनको चूज़ करके ताकि अपना बेटर फ्यूचर एक हासिल कर सकें? बिल्कुल, अगर स्टूडेंट यूके में नहीं जाना चाह रहा या यूरोप में किसी भी अनदर कंट्री में जाना चाह रहा है, तो यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे साइप्रस आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, फ़िनलैंड आ जाता है, ठीक है? और इनमें ये है कि अगर स्टूडेंट की प्रोफ़ाइल ज़रा वीक है या उसके मार्क्स कम हैं या उसका स्टडी गैप ज़्यादा है, तो ये कंट्रीज़ उस स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट करती हैं इन चीज़ों में। और उसके अलावा इन कंट्रीज़ का बजट भी यूके से थोड़ा कम है। अगर हम एवरेज आइडिया लगाएँ तो इन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 25 से 30 लाख के बजट में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तो स्टडी गैप के बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा, कितना स्टडी गैप मैक्सिमम ये दोनों कंट्रीज़ या जो भी हमने तीनों यूरोपियन साइप्रस और बाकी जो 2 स्वीडन और फिनलैंड ऐड किए हैं, तो मैक्सिमम जो है स्टडी गैप वो कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी, अगर हम यूरोपियन साइप्रस या स्वीडन को देखते हैं तो नॉर्मल बैचलर्स या मास्टर्स में तो 5 से 10 साल का गैप अगर स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जस्ट इनकी जो कंडीशन है स्टूडेंट को आइल्टिस या पीटीई कंपल्सरी रिक्वायर्ड है इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन का थोड़ा गाइड कीजिएगा कि कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने होंगे और कहाँ-कहाँ से वेरीफाई करवाने होंगे? बेसिकली यहाँ पे आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम आपको वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। इसमें जो मैट्रिक और इंटर है ये आपका रेलेवेंट बोर्ड से टेस्ट होगा, उसके बाद वो आपको लाहौर आईबीसीसी से टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जो इसमें आपकी बैचलर डिग्री आ जाती है, उसको पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाएँगे, उसके बाद आप उसे एचईसी से टेस्ट करवाएँगे और उसके बाद ये मैट्रिक से लेके बैचलर्स तक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके मोफ़ा से अटेस्टेड होंगे, ठीक है? ठीक और है। मोफ़ा के बाद आप अगर साइप्रस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स साइप्रस एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। जो स्वीडन है, स्वीडन से आपको स्वीडन के लिए आपको एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि अगर स्वीडन में आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्वीडन में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए डिपेंडेंट अलाउड है, तो डिपेंडेंट पे ट्रैवल करने के लिए आपको अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी मोफा से अटेस्ट करवाना लाज़मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री रेलेवेंस का। तो जैसे कि हमने यूके के पॉइंट्स में डिस्कस किया कि डिग्री रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। तो क्या इन कंट्रीज़ में भी हमारे पास डिग्री रेलेवेंसी होना लाज़मी है? मीन्स कि अगर मेरी डिग्री मेडिकल की है लास्ट या इंजीनियरिंग की है, तो मैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग या मेडिकल या बिज़नेस ही चूज़ करूँगा? थोड़ा गाइड कीजिए। जी, बिल्कुल, इन कंट्रीज़ में भी सेम सिचुएशन है। साइप्रस में आपको थोड़ा-सा एज मिल जाता है कि आपकी अगर प्रीवियस डिग्री किसी भी अनदर फील्ड में आप बिज़नेस में या किसी भी अनदर फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, साइप्रस में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्वीडन में जाना चाह रहे हैं, तो स्वीडन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और स्वीडन वाले आपको नॉर्मली बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट्स यही है कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री जो है आपकी नेक्स्ट डिग्री के साथ रिलेट कर रही है, देन ही आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अप्लाई का प्रोसीजर थोड़ा गाइड कर दीजिए। बेसिकली स्वीडन में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टोटली अटेस्ट करवाना लाज़मी है, ठीक है? अटेस्टेशन के बाद आप हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, साथ अपना आईएलटीएस का रिज़ल्ट शेयर करें और हम पोर्टल क्रिएट करके आपके जो है जितने भी कोर्सेज़ आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनमें आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और विद इन अ मंथ उनका रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाता है। अगर कोई कंडीशन हो, वो कंडीशन बता देंगे, ठीक है? कंडीशंस फुलफिल करके हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल करके अगेन एडमिशन सबमिट करेंगे और अप्लाई करने के विद इन 20 टू 30 डेज़ के अंदर आपका जो ऑफर लेटर है वो आ जाता है, ठीक है? और जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, आप अपनी फी पे करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ेगी और देन हम विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद नॉर्मल जो वीज़ा का टाइम पीरियड है वो 2 से 3 मंथ का है। 2 से 3 मंथ आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपके अकाउंट में रहनी चाहिए और उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा डिसीजन आ जाता है, उसके बाद आप अपनी क्लास स्टार्टिंग डेट से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर मुर्तज़ा आज के सेशन के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जज़ाकल्लाह।